नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास को, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा मौर्यकाल, गुप्त, उत्तर गुप्त, गुप्त युग, कुषाण वंश या भारत का नेपोलियन। इन सभी टॉपिकों को आज हम देखेंगे। साथियों, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा RRB NTPC, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, SSC GD या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि अश्वघोष किसके समकालीन थे। इससे पूछा गया कि जो अश्वघोष थे वो किसके समकालीन थे। तो अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। किसके? कनिष्क के समकालीन अश्वघोष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था। इसमें पूछा गया कि कौन था जो कनिष्क प्रथम के दरबार से संबंधित नहीं थे। तो पतंजलि थे। साथियों, इसका ऑप्शन कोई नहीं है क्योंकि इसमें है पतंजलि। ठीक है, पतंजलि हैं जो कनिष्क प्रथम के दरबार से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पतंजलि होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब्दक अभिलेख में नहीं है। इससे पूछा गया कि किसका उल्लेख कनिष्क के रब्दक अभिलेख, एक अभिलेख है जिसे रब्दक कहा जाता है, रब्दक अभिलेख, किसका उल्लेख नहीं है। तो श्रावस्ती का उल्लेख कनिष्क के रब्दक अभिलेख में नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। इसे पूछा गया कि किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो किसने प्राप्त की थी? तो चरक ने, जो एक आयुर्वेदाचार्य थे। कौन थे? एक आयुर्वेदाचार्य थे जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है। इसे पूछा गया कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए हैं उनके बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है। तो इसकी जानकारी अयोध्या लेख में मिलती है। किसमें? पुष्यमित्र सिंह के द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए, इसकी जानकारी अयोध्या लेख में मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे। इससे पूछा गया कि जो शुंग थे इनके पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे। तो शुंगों के पूर्वज मूलतः उज्जैन से संबंधित थे। कहाँ से? उज्जैन से थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया। इसे पूछा गया कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था। तो शुंग वंश के बाद भारत पर काणव वंश ने या कण्वा वंश ने राज्य किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक था। इसे पूछा गया कि कौन सा शासक था जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का रक्षक कौन सा शासक था। तो वह थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को रक्षा किया, उनको संरक्षित करके रखा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था। इसे पूछा गया कि मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन से थे। तो मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा थे वो सातवाहन राजा थे। कौन थे? सातवाहन वंश के शासक थे जो दक्षिण भारत में मौर्य वंश के बाद सबसे प्रभावशाली राजा थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। इससे पूछा गया कि सिमुक किस वंश का संस्थापक था। तो सिमुक था जो सातवाहन वंश का संस्थापक था। किसका? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। इससे पूछा गया कि कनिष्क को किस चीनी जनरल के द्वारा हराया गया था। तो कनिष्क को पान चाउ के द्वारा हराया गया था। किसके द्वारा? पान चाउ के द्वारा कनिष्क को हराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत से बाहर फैली थी। इससे पूछा गया कि किस वंश के साम्राज्य की सीमा जो भारत के बाहर फैली थी। साथियों,
तो 2 राजवंश थे जिनकी सीमा भारत से बाहर फैली थी। पहले थे मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश और कुषाण वंश, ठीक है। मौर्य वंश और कुषाण वंश की सीमा थी जो भारत से बाहर फैली थी। तो इसके राइट आंसर बी और सी दोनों होंगे, मौर्य वंश और कुषाण वंश। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। इससे पूछा गया कि जो बाल विवाह की प्रथा है वो किस वंश के द्वारा आरंभ की गई थी, या किस वंश के समय में आरंभ हुई थी। तो बाल विवाह की प्रथा जो कुषाण काल में आरंभ हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। इससे पूछा गया कि जो कला की गांधार शैली है वो किसके समय में फली फूली थी। तो कला की गांधार शैली है वो कुषाण के समय में या कुषाण काल में फली फूली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था। इससे पूछा गया कि जो शक क्षत्रप काल था, जो शक शासक थे उसके काल में सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या क्या था। तो शक क्षत्रप काल में सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 था। कितना था? 1:35 था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। इससे पूछा गया कि जो अफगानिस्तान का बामियान शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का बामियान शहर है जो बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। इससे पूछा गया कि कौन सी कला शैली है जो भारतीय और यूनानियों का सम्मिश्रण है। तो कौन सी शैली है जो भारतीय और यूनानियों का सम्मिश्रण है। तो गांधार कला शैली है जो भारतीय और यूनानियों का सम्मिश्रण है। और यह कुषाण काल में फली फूली थी, ठीक है। तो गांधार शैली है जो भारतीय और यूनानियों का सम्मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली का संश्लेषण है। इससे पूछा गया कि गांधार कला शैली है जो किसका सम्मिश्रण है या किन किन शैलियों से मिलकर बनी है। तो गांधार कला शैली है जो भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण है या संश्लेषण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। इससे पूछा गया कि कौन सा राजवंश है जो सबसे पुराना राजवंश था। सातवाहन वंश था जो सबसे पुराना राजवंश था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। इससे पूछा गया कि जो आंध्र सातवाहन राजा थे इनकी सबसे लंबी सूची है वो किस पुराण में मिलती है। तो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। किसमें? मत्स्य पुराण में मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी अस्तित्व में आई थी। इससे पूछा गया कि सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो सातवाहनों की राजधानी अमरावती थी। कहाँ थी? अमरावती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पार्वती कहा गया है। इससे पूछा गया कि किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पार्वती कहा गया है। तो किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पार्वती कहा गया है। तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को, जो इक्ष्वाकु वंश थे उसके शासकों को पुराणों में श्री पार्वती कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। इससे पूछा गया कि राजा खारवेल का नाम किस अभिलेख से जुड़ा है। तो राजा खारवेल का नाम है हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा है। किसके साथ? हाथी गुफा अभिलेख के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। इससे पूछा गया कि कौन सा राजा था जो जैन धर्म का संरक्षक था। तो जो खारवेल थे वो जैन धर्म के संरक्षक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे। इससे पूछा गया कि जो कलिंग नरेश खारवेल थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो कलिंग नरेश खारवेल थे वो चेदी वंश से संबंधित थे। किससे? चेदी वंश से संबंधित थे। और ये जैन धर्म के संरक्षक थे। किसके? जैन धर्म के संरक्षक भी थे। जो खारवेल थे वो जैन धर्म के संरक्षक भी थे और ये चेदी वंश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।